इस वाले हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोग जो अगर हमारा करस्पॉन्डिंग फिगर है तो ये उसमें हम लोग सिर्फ अपना करंट ईयर का देखेंगे, हम लोग किसी और पीरियड का, किसी और साल का, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले नहीं देखेंगे। और जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनमें हम देखेंगे कि हमें कौन-कौन से पीरियड का चेक करना है, वो हमको कौन-कौन बताएगा, लॉ बताएगा, रेगुलेशन बताएगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की सर आपने हमारे जो क्लाइंट है उसने बोला है आपको पिछले 4 साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, तो आप वो देख लेना। तो वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीनों बताएंगे। पार्ट देखा जाए तो इसमें ऐसे ही करना है, इसमें क्या लिखा है कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का, ना कि करस्पॉन्डिंग फिगर और ना ही करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसमें कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव है जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन यानी 2-3 सालों की इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट की जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की बनती है, वहाँ पे जो करंट पीरियड की जो भी डेटा होंगे वो सब तो होंगी, और पिछले 2-3 सालों के डेटा को कभी मर्ज कर दिया जाता है, तो वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन होगी। आप 2-3 सालों का डेटा मर्ज करते हुए जा रहे हो, तो वो जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है प्रेजेंट करी गई है एप्लीकेबल एफआरएफ यानी सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग करी गई है। दूसरी जो ऑडिटर है, अब इतना याद रख लो, इसको कोई रेलेवेंस पता नहीं क्या है इनका रेलेवेंस, कि ऑडिटर ने इन सब मामलों के लिए एक अच्छा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करें, और साथ ही साथ कि ऑडिटर जैसे रिपोर्ट करेगा वो अपनी ऑडिटर मतलब कैसे रिपोर्ट करेगा अपनी रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली। और ये एक डेफिनेशन है, कुछ टफ लगी नहीं, ये डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दैट अमाउंट्स आर अदर डिस्क्लोजर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। कंपेयर करनी है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एफआरएफ ने बोला है, और देखना है कि वो सही तरीके से प्रेजेंट करी गई है कि मतलब सही तरीके से प्रेजेंट करी गई है नहीं। मतलब सबसे पहले अगर राइट मूव साइड देखेंगे तो प्रायर पीरियड अपन को सबसे पहले लिखना है कि पिछले साल में कौन-कौन से मतलब किस साल का हमको डेटा लिखना है। उसके बाद फिर राइट मूव से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर हमको करंट ईयर लिखना है, फिर हमको पार्टिकुलर्स लिखना है, और पार्टिकुलर जो भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा वो टी शेप नहीं होगा, वो क्या होगा, वो लाइन शेप होगा, वो लाइन वाला ऐसा होता है ना, वैसे होगा वर्टिकल वाला। इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कौन-कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, सबसे पहले ऑडिटर वो डिटरमाइन करेगा कि भैया कंपनी में कोई एप्लीकेबल एफआरएफ लग रहा है, मतलब ऐसा एफआरएफ लग रहा है जो मांग रहा है कि भैया आपको नहीं, आपको 2-3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ देखते हैं कि अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है या नहीं। अभी अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड के लिए एक चीज़ कर लो, ये होता है उसका जो आपको फैक्टर्स देखना ना, वो ये दोनों है, ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ क्या है, जो भी आपने पिछले साल के जो भी अमाउंट्स होंगे, मान लो पिछले साल के डेटर्स थे 5 लाख, तो भैया इस साल वो एग्री कर रहे हैं ना, आप इस साल भी 5 लाख के डेटर दिखा रहे हो ना पिछले साल की क्लोजिंग स्टेटमेंट में, ना कि मतलब आपने कुछ कम कर दिया, मान लो 4,95,000 आपने दिखा दिया डेटर्स, तो एग्री करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो भी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो तो कंसिस्टेंट है, यानी सेम रही है पूरे साल, मतलब जो पिछले साल थी वो इस साल भी हैं। और अगर सेम नहीं है, नॉट कंसिस्टेंट, यानी मतलब जो पिछले साल थी अब वो इस साल चेंज हो गई हैं, तो आपको ये देखना है कि वो चेंज प्रॉपर्ली अकाउंटेड है, प्रेजेंटेड है एंड डिस्क्लोज्ड है। इस वाले में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा पिछले साल के जो भी क्लोजिंग फिगर्स थे वो सेम ही है ना, मतलब उन्होंने कोई चेंज तो नहीं करते क्लोजिंग फिगर्स जो भी थे पिछले साल के। इनको पीछे से पढ़ो, उधर से समझ में आ रहा है, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, पॉसिबल इफ द ऑडिटर अवेयर, अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि मान लो कि पिछले साल के फिगर्स में जो थे या पिछले साल के जो भी फिगर्स थे वो इस साल थोड़े अलग दिख रहे हैं, मतलब कोई बहुत भारी मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस लग रही है, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, वो लगाएगा अपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जो कि इसका काम ही है, और ताकि ये डिटरमाइन करेगा कहीं कोई मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर, और इस चीज का वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन करेगा। पर ऐसे 5-6 लाइन ये है कि मान लो ऑडिटर पिछले साल भी मतलब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करी थी और इस साल भी वो ऑडिटर है कंपनी का, तो फिर ये है कि मतलब ऐसे 5-6 का भी थोड़ा ध्यान रखेगा, क्योंकि मतलब वो थोड़े जो भी अगर सिग्निफिकेंट इवेंट हुए होंगे बीच में तो फिर वो ऑडिटर अपने हिसाब से देख लेगा। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का हमको क्या देखना है, सबसे पहले जो भी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनके जो भी अमाउंट इस साल लाए गए हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड किए गए हैं, वो एकदम सही है, कुछ उनमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट की कोई चांसेस नहीं है। अगर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट की कोई चांसेस है तो ऑडिटर लगाएगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, और साथ ही साथ अगर मान लो पिछले साल भी उसने ही ऑडिट किया था तो वैसे 5-6 भी देख लेगा साथ साथ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैनेजमेंट से अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमको याद रखनी है भैया कंपैरेटिव करस्पॉन्डिंग फिगर्स होते हैं प्रायर पीरियड यानी पिछले साल के फिगर्स, नॉट करंट ईयर के फिगर्स। यहाँ पे भी लिखा है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वाले फिगर्स होते हैं, वो डिस्क्लोजर होते हैं जो कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते हैं, जिन्हें हम लोग करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं, और इन्हें सिर्फ रेड इन रिलेशन टू करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहीं अगर बात की जाए कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अलग डिस्क्लोजर्स और फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन। उधर से हमको रेड रीड करना है, इधर हम कंपैरिजन करना है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। अब सेकंडली जो ऑडिटर जो होता है वो हर साल इन पे एक बार नजर डाल देता है और इन पे थोड़ा ध्यान देता है, पर किन किन केसेस में ऑडिटर इन पे बिल्कुल नजर डालेगा, इन पे बिल्कुल ध्यान देगा, इन पे बिल्कुल ओपिनियन नहीं देगा, वो केस नंबर 1। पहले भैया तुमने ऑडिट नहीं करा पुराने साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो भैया हम ध्यान नहीं देंगे, और ऐसे 7 फिगर्स के अकॉर्डिंग अलग मेटा पैराग्राफ में लिख देंगे क्योंकि करंट करस्पॉन्डिंग फिगर्स यानी प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स हैं अनऑडिटेड है, तो हम इन पे ध्यान नहीं देंगे। और बट ऑडिटर हैज टू फॉलो ऐसे 5 इसका मतलब होता है कि हमें ओपनिंग बैलेंस निकालने पड़ेंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस पिछले साल दिए गए थे, मतलब इस साल के ओपनिंग बैलेंस पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है वो सही है, उनके लिए हमको एप्रोप्रिएट और सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे, तभी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेगी। तो दूसरा ये पढ़ लो, कौन सा ये ले लो यार, पहला अच्छा कि हो गया। इसमें ये देख कि भैया ऑडिटर तो मतलब ऑडिटर रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड, पिछले साल में जो भी हमारा हम लोग ऑडिट की रिपोर्ट बनी होगी वो था मॉडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट, उसमें दिया गया था मॉडिफाइड ओपिनियन। अब क्या कि जिस मैटर की वजह से ये मॉडिफिकेशन आया था वो अभी भी अनरिजॉल्व है, वो अभी तक सॉल्व करा ही नहीं गया है, तो भैया ऑडिटर क्या करेगा, तुम मॉडिफाई करो, तुम कुछ नहीं करना, तुम मॉडिफाई करो करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। हाँ अगर ऐसा कि मैटर बहुत बड़ा मटेरियल है, इधर अमाउंट लो कि मैटर के अमाउंट कर लो कि अमाउंट बहुत मटेरियल है, तो आप करंट ईयर फिगर्स लिखोगे, करस्पॉन्डिंग फिगर्स लिखोगे। अदर केसेस को मान लो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, अदर केसेस की बात करिए क्या होता है, कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जीसी में गड़बड़ हो या फिर फंडामेंटल डिस्क्लोजर में कोई गड़बड़ हो, तो उधर पर आपको रीजन है कि क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों आपने करा, बिकॉज़ दिस ऑफ द अनरिजॉल्व्ड मैटर। तीसरा ये कि भैया तुमने क्या करना है, तुमने ऑडिटर ने ऑब्टेन करें ऑडिट एविडेंस एक मटेरियल भारी गड़बड़ी एग्जिस्ट कर रही थी कब, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भारी गड़बड़ी एग्जिस्ट कर रही थी और तो की बात ये है कि फिर भी मतलब एमएम के होने के बाद जो भी आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में मिल गया था, और तो फिर इस बार आप क्या करोगे, आप एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ जो मतलब भारी जो एमएम एग्जिस्ट करी थी वो कंपनी ने सुधार ली होगी, कंपनी को मतलब पता चल गया होगा, मान लो कंपनी को पता चल गया था भैया कि ऑडिटर ने इस बात की ध्यान नहीं दिया, उसने इसके बावजूद उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, तो भैया सिंपल सी बात है कंपनी या तो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ को गलती सुधार ले, और नहीं सुधारी तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड एंड एडवर्स ओपिनियन। क्वालिफाइड का एमएम तो है मटेरियल तो है, अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, अगर परवेसिव एडवर्स ओपिनियन
ऑन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि मतलब जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी करस्पॉन्डिंग फिगर्स उसको ऑडिट हुई थी, ऑडिट किया था प्रेडिसेसर ऑडिटर, यानी हमने नहीं करा था कि और ऑडिटर ने करा था। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखना है, अगर ऑडिटर परमिटेड है लॉ रेगुलेशन के द्वारा, या मतलब जो भी आप रेफर कर सकते हो, मतलब जो पुराना ऑडिटर था उसने क्या रिपोर्ट इशू किया वो प्रॉपर देख सकते हो। पर जब आपने ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो अदर मैटर पैराग्राफ में लिखोगे भैया पुराने साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो किसी और ऑडिटर ने मतलब ऑडिट करी थी, साथ ही साथ आप लिखोगे भैया वो जो टाइप ऑफ ओपिनियन है उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था प्रेडिसेसर ऑडिटर ने, और अगर वो पुराने वाले ऑडिटर ने आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया था तो फिर आपको उसका रीजन लिखना पड़ेगा। अनमॉडिफाइड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डेट ऑफ प्रीवियस रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, मतलब जो प्रीवियस रिपोर्ट की जो भी डेट थी उससे पहले के जितने भी कांड हुए थे वो आपका प्रीवियस ऑडिटर देखेगा, और इस रिपोर्ट और स्टेट ऑफ रिपोर्ट की बात जितने भी कांड है वो मैं देखूं, ये वाला पॉइंट है। ऑडिटर ओपिनियन रेफर टू ईच पीरियड, इसका लाइन का मतलब ये पढ़ लो कैसे, डिस्पाइट ऑल पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, ऑडिटर फिर से इन पे अपना ओपिनियन देगा, मतलब पिछले 5 साल की जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सारी ऑडिट हो चुकी है, सबका अपना रिस्पेक्टिव ओपिनियन फॉर्म हो चुका है, पर हमारा जो करंट ईयर का ऑडिटर आएगा और वो वापस इन पे अपना ओपिनियन देगा। अब दूसरी चीज़ क्या कहेंगे मतलब ये कि मान लो कि जो हमारा जो ऑडिटर है, साल का जो ऑडिटर है उसने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, उसे लग रहा है यार पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और जो ओपिनियन में चाहिए वो मॉडिफाइड होना चाहिए था, पर क्या वो डिफर कर रहा है, डिफर किससे कर रहा है, जो पिछले साल वाला ऑडिटर था उसने ओपिनियन दिया अनमॉडिफाइड, मतलब हमारा जो करंट ईयर का ऑडिटर है उसे लग रहा है कि मॉडिफाइड होना चाहिए, पिछले साल वाले ने दिया अनमॉडिफाइड। वही यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस आ चुका है तो भैया इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसका सब्सटेंशियल रीजन देना पड़ेगा इन अदर मैटर पैराग्राफ, भैया आपको क्यों अलग लग रहा है। पर चक्कर क्या है कि मतलब जब आप यहाँ पैराग्राफ लिख दोगे कि यार मुझे मेरा जो ओपिनियन है वो पिछले वाले ऑडिटर के ओपिनियन से अलग है, डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, समझ गए, मतलब ऑडिटर जो भी ओपिनियन देगा वो करंट ईयर पे देगा। ये मतलब पहले की पॉइंट है कि मतलब जो हमारा ऑडिटर है वो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और वहीं पर इतना कि जो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दूसरे ऑडिटर ने मतलब चेक करे थे उसने दिया था उन पे जो अपना ओपिनियन है, फिर टाइप ऑफ ओपिनियन लिखना, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन तो रीजन लिखना, डेट लिखना, पर आपको कम नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपका पुराना वाला ऑडिटर है उसने रिपोर्ट बदल दी रिवाइज कर दी तो खराब मत करना। अब इसमें ये कि मान लो ऑर्डर जो इस साल मतलब एक ऐसी पता लगाता है कि भैया बहुत बड़ी मटेरियल स्टेटमेंट एक्सेस हो रही है, और एक्सेस हो तो रही है हमारे करंट ईयर को तो परेशान कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है, साथ ही प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अफेक्ट कर रही है। भैया सबसे पहले क्या ऑर्डर कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से रिक्वेस्ट करेगा इन लोगों से कि भैया आप जो हमारा प्रेडिसेसर ऑर्डर है पिछले साल का जो ऑर्डर है उसे बताइए कि उसने क्या कांड छोड़ रखे हैं, ठीक है। और जब फिर थोड़ा पहले एक बात और याद रख लो कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रही है, और साथ ही साथ भैया जो अपना प्रेडिसेसर ऑर्डर है इसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं लगाई, तो उसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप थोड़ा कर लिए, और जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ये प्रेडिसेसर ऑर्डर चेंज कर सकता है, उसे बोलेंगे कि आप ये चेंज करिए। प्लस अगर प्रेडिसेसर ऑर्डर ये मान लेता है कि भैया कि हम लोग एक नई रिपोर्ट इशू कर देंगे, तो फिर जो हमारा ऑर्डर है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, हमारे लिए जो करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर अपनी रिपोर्ट इशू कर देगा, और साथ ही अगर ये लोग नहीं मानते ऐसा नहीं करते ये लोग तो क्या करेगा ऑर्डर हमारा वही सब्सटैंडिव रीजन लिख देगा, हम लोग जो हमारे जो गलती भी लिखेंगे भैया ये सारी गलतियां हो चुकी हैं, सारे कांड हो चुके हैं, और एक सब्सटैंडिव रीजन दे देंगे कि इन वजहों की वजह से ये सब चक्कर हो रहा है।